दोस्तों नमस्कार। बुद्धि विहार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं नवीन कुमार आज पुनः बायोलॉजी से संबंधित कुछ प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न जनरल कंपटीशन, बैंक, एसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस दरोगा इत्यादि में पूछे गए क्वेश्चन है, जो कहीं न कहीं ये प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए, इस प्रकार से हम बायोलॉजी के कई वीडियो बना चुके हैं। आज हम उसके अगले सीरीज में चलते हैं। आपका इस सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन है, इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, मतलब लीवर। लीवर जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि। कौन सी? पीयूष ग्रंथि सबसे छोटी, जिसे हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो यहाँ पर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत यानी लीवर, जिससे पित्त रस निकलता है और वो पित्त रस पित्ताशय में जमा होता है, जो पाचन क्रिया में सहायक होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? मानव में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्रवन होता है? यहाँ क्वेश्चन आ रहा है कि मादा में किस प्रकार के या किस हार्मोन का स्रवन होता है। तो यहाँ कहेंगे इसका आंसर 3 हो जाएगा। इरेलाइटिक्सिन हार्मोन जो है मादा से निकलते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन ये पुरुष से निकलने वाले हार्मोन है, और रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो मादा जनन अंगों से निकलने वाला हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? ऐच्छिक गति मतलब हमारी इच्छा के अनुसार, जैसे कि हाथ, बोलना, दौड़ना, चलना, ये सभी ऐच्छिक गति है। तो मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो कहेंगे इसका हो जाएगा सेरिब्रम। ऐच्छिक गतियों का जो संचालन करता हो कौन करता है? सेरिब्रम कहते हैं। इसे मानव का हार्ड डिस्क भी कहा जाता है। ये मानव शरीर के मानव मस्तिष्क के अग्र भाग में पाए जाते हैं। सेरिब्रम, जिसे मनुष्य का हार्ड डिस्क भी कहा जाता है, ये सोचने, समझने, विचार करने की अनुभूति प्रदान करता है। अगले क्वेश्चन में करते हैं, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? शरीर मानव मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क में थाइलेमस और हाइपोथैलेमस होता है, और वहीं पर सेरेब्रम होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम कहाँ से नियंत्रित होता है? तो शरीर का तापमान जो है वो हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। ये हाइपोथैलेमस का क्या है? तो मस्तिष्क का एक अंग है। मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क में ये जो है ये भाग अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं। मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस, सेरेब्रम ये सभी अग्र मस्तिष्क में पाए जाते हैं। और इसमें से ताप का नियंत्रण करने वाला कौन सा है? तो हाइपोथैलेमस है। चलिए अगला करा, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? अमीबा क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, जिसका वैज्ञानिक नाम अमीबा प्रोटियस कहा जाता है। अमीबा प्रोटियस कहा जाता है। अमीबा प्रोटियस। तो अमीबा प्रोटियस क्या है? तो एक कोशिकीय जीव है। यह क्वेश्चन है, अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर कहेंगे कूटपाद विधि द्वारा, या उसी को कहते हैं मुकुलन विधि द्वारा इसमें भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। अगला, निम्न में कौन सा एंजाइम
लार में पाए जाते हैं। लार में एंजाइम जो पाए जाते हैं वो टाइलिन एंजाइम है, जो भोजन को चिपचिपा बना देता है और भोजन शरीर के अंदर प्रवेश कर में आसानी होती है। तो यहाँ पर टाइलिन नामक हार्मोन पाए जाते हैं। अगला है 7 नंबर, कह रहा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करता है तथा छोड़ता है वो है यानी श्वासोच्छ्वास, यानी इसको क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास या फेफड़ा। फेफड़ा के द्वारा ही मनुष्य जो है श्वसन लेता है और श्वसन ऑक्सीजन या जो भी पदार्थ है उसको बाहर निकालने का कार्य करता है। अगला है ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करता है। ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है, तो ऊर्जा का उत्पादन जो है ग्लूकोज, जब मानव शरीर में पदार्थ पहुंचता है अमाशय में, इस प्रकार से एक अमाशय का आकृति होती है और इस अमाशय में 3 प्रकार के रस होते हैं जिसको अमाशय रस कहते हैं या जठर रस कहते हैं। और ये जाता है आगे जो है पकवाशय में, पकवाशय के बाद जाता है छोटी आंत में और इस प्रकार से बड़ी आंत होते हुए भोजन की प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। तो जब छोटी आंत में आती है तो ये जो भी पदार्थ है वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और ये ग्लूकोज के रूप में ही हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होता है। तो ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका प्रयोग करता है, तो ग्लूकोज का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, कह रहा है किस अभिक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचाता है, यानी इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं विसरण क्रिया। क्या कहते हैं, विसरण क्रिया। अगला है शोषण की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है। शोषण क्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होता है, तो यहाँ पर स्वास्थ्य क्रिया में क्या होता है, ये खाद्य पदार्थों का विघटन होता है और ये विघटन होकर ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है और ये ग्लूकोज के रूप में ही हमारे शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होता है। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण का मुख्य रूप कौन सा है। खाद्य पदार्थों का पौधों में स्थानांतरण का मुख्य रूप क्या है, तो यहाँ पर कहेंगे सुक्रोज। पौधों में जो मानवों में या जीव जंतुओं में जो निकलता है वो ग्लूकोज होता है और जो पेड़ पौधे में होता है वो सुक्रोज होता है। क्या होता है, सुक्रोज के रूप में उससे एनर्जी की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, कह रहा है कि एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप तो होता है 120/80 होता है। रक्तचाप जो है यानी जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड में रक्त का दाब कितना है उसी को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो एक सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। किसी मनुष्य का कम या ज़्यादा होता है तो उसे कि हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर हम कहते हैं। अगला है मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बाहरी झिल्ली। मनुष्य के जो मस्तिष्क है उसकी सबसे बाहरी झिल्ली क्या कहलाती है, तो यहाँ पर कहेंगे जो बाहरी झिल्ली होता है उसको ड्यूरामीटर कहते हैं। ड्यूरामीटर कहते हैं, बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं, ड्यूरामीटर कहते हैं। अगला, मनुष्य के सूंघने की क्षमता को नियंत्रित करता है, यानी मनुष्य के जो सूंघने की क्षमता है उसको कौन नियंत्रित करता है, तो यहाँ पर एक ऑर्गन पाए जाते हैं जिसको कहते हैं घ्राणोद्रीय पाली। घ्राणोद्रीय पाली ये भी कहाँ पाए जाते हैं, मस्तिष्क में ही होता है, ये मस्तिष्क का ही भाग है। अगला, मनुष्य में, यहाँ मनुष्य होगा, मनुष्य में वृद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है,
मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र कौन सा है? तो कहेंगे सेरिब्रम, जो अग्र मस्तिष्क में पाया जाता है, सोचने समझने याद रखने की क्षमता जो है उस सेरिब्रम से संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा कौन नियंत्रित करता है? तो यहाँ पर हम कहेंगे इंसुलिन। इंसुलिन जो है रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। और ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारे शरीर के ग्रंथि अग्नाशय इस अग्नाशय नामक ग्रंथि से इंसुलिन निकलता है। ये नीम के पत्ते जैसा इसका आकार होता है। नीम के पत्ते जैसा आकार होता है अग्नाशय ग्रंथि से, जिससे निकलता है इंसुलिन हार्मोन। अगर किसी व्यक्ति को इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाता है तो मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको हम लोग चिनिया रोग कहते हैं। मधुमेह रोग हो जाता है, जिसको हम लोग चिनिया रोग कहते हैं। अगला ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या है? तो ऑक्सीजन जो है एक प्रकार का एंजाइम है। क्या है? ऑक्सीजन एक प्रकार का एंजाइम है। अगला है, जैव पराक्रम के अंतर्गत कौन सा आता है? इसमें से कौन जो है वो जैव पराक्रम के अंतर्गत आता है? तो पोषण, उत्सर्जन, शोषण, ये सभी जो है जैव पराक्रम के अंतर्गत आता है। मानव में, पौधों में पोषण होता है, उत्सर्जन होता है, शोषण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। अगला है, गोबर छत्ता किसके अंतर्गत आता है? गोबर छत्ता, गोबर पर कुछ कवक उगाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? गोबर छत्ता कहते हैं। तो ये क्या होते हैं? मृत भोजी होते हैं, मृत जीवी होते हैं। मृत जीवी मतलब मरे हुए चीज़ों से वो भोजन की प्राप्ति करता है। अगला, वायुमंडल में समान कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। कितना प्रतिशत हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वातावरण में पाए जाते हैं? तो कहेंगे आपको वातावरण में 0.03%, हालांकि अब 0.04% इसकी मात्रा हो चुकी है। अगला, छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? यानी जो पादप छाया में बनते हैं उसको क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सियोकाइटस। क्या कहते हैं? सियोकाइटस कहते हैं। अगला 22 नंबर है, मनुष्य में मुख्य शोषण अंग क्या है? मनुष्य में मुख्य शोषण अंग क्या है? तो मनुष्य में शोषण अंग जो है फेफड़ा। फेफड़ा से ही मानव शोषण लेता है और बाहर निकलता है। नाक सिर्फ और सिर्फ एक नली है जिसके माध्यम से हवाएं अंदर प्रवेश करती है। अगला, निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो यहाँ पर आपको डायरिया, टीबी, निमोनिया, ये सभी जो है, ये टीबी और निमोनिया, डायरिया छोड़ करके टीबी और निमोनिया जो है आपको फेफड़ा को प्रभावित करता है। तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, टीबी और निमोनिया। निमोनिया अक्सर जो है कि बच्चों में होता है, सर्दी खांसी होता है, जिससे ये जो निमोनिया होता है ये जीवाणु के कारण होता है। और टीबी जो है जिसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से टीबी हो जाता है। ये बड़ों में होता है, इससे भी आपको फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, उच्च रक्तचाप की अवस्था को क्या कहा जाता है? हाई ब्लड प्रेशर कहेंगे। जो उच्च रक्तचाप 120/80 से अधिक रहेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? उच्च रक्तचाप कहेंगे। तो उसको हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। अगला है, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? मछलियों द्वारा कौन सा पदार्थ का उत्सर्जन होता है? अमोनिया। अमोनिया एक ऐसा पदार्थ है जो मछलियों के द्वारा उत्सर्जित होता है।
यूरिया जो है मानव शरीर के मूत्र में यूरिया की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकाले जाते हैं? पौधों में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा निकाले जाते हैं? तो यहाँ पर कहेंगे वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा। पौधों में वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है, जिससे ही आपको पेड़ पौधों में खनिज लवण और जल ये ऊपर की ओर चढ़ता है, जिसे हम वाष्पोत्सर्जन क्रिया कहते हैं। अगला, निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है? इसमें से कौन सा है जिसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है? तो पत्ती जो है, पत्ती में ही आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिसमें हरित लवक पाए जाते हैं। तो पत्ती को ही आपको पेड़ पौधों का रसोईया गृह भी कहा जाता है। अगला है, पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए रहते हैं। पौधों में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? तो यहाँ पर कहेंगे रंध्र, उसको रंध्र कहते हैं, रंध्र रहते हैं। अगला, फेफड़ा का आकार होता है, यानी फेफड़ा, हमारे जो शरीर में फेफड़ा है उसका आकार कैसा होता है? तो फेफड़ा का आकार जो होता है शंकुआकार होता है। कैसा होता है? शंकुआकार होता है। चले दोस्तों, इस प्रकार से हमने 30 प्रश्नों के आपको डिस्कशन किए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे कि और हमें मोटिवेशन मिलते रहे अधिक से अधिक वीडियो बनाने का। और हमारी काम में अगर आपको कुछ सफलता में योगदान मिलता है तो हमारे वीडियो या हम अपने आप को सफल समझेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं।